आपकी अकाउंटिंग के बेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। बच्चों इसके टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। यदि आपने अभी पूरा चैप्टर पहला नहीं कंप्लीट किया और जितना भी किया है उस सारे का क्रक्स इसके अंदर है। ये जो 11 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सारी अकाउंटिंग आपको इन्हीं 11 पॉइंट से समझ आ जाएगी जो चैप्टर पहले में है क्लास 11 की अकाउंटिंग में है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मैंने हेड लिखे हैं 11 हेड है, तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या एडवांटेजेस कह लो या यूजेस कह लो, अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, क्या इसके लाभ हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे ही आएंगे। और इससे पहले कि मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाना शुरू करूं, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो इसका पॉइंट क्या कह रहा है कि ये बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस को चलाने में अकाउंटिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल क्या है बच्चों? सबसे पहला प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोलिंग क्या? प्लान ये करना कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, सारे खर्चों को यदि हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे तो हमें हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी और हमें ये प्लान करने में आसानी रहेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का बनने वाला है। दूसरा बात डिसीजन मेकिंग, हमें कितना प्राइस चार्ज करना है, कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस ये हमारा जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होगा और जितना हमने प्रॉफिट लेना है परसेंटेज के फॉर्म में या रुपीस के फॉर्म में, उसको ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को, तो हमारा वो सेल प्राइस बन जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग लेने में भी हमारे लिए ये आसानी पड़ेगी कि कितना सेल प्राइस हमें रखना है। कंट्रोलिंग मतलब हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? खर्चों को कंट्रोल करके। खर्चे कैसे कंट्रोल होंगे? जाहिर है जब हम सारे खर्चों को प्रॉपर्ली लिख लेंगे, हर चीज को लिखा होगा, एक एक रुपए का हिसाब हमारे पास होगा, तो हम अपने खर्चों को नियंत्रण में कर पाएंगे और उससे हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग में हम जो एंट्रीज है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है एक सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, सीरियल वाइज, ठीक है। जब हम उस तरीके से सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, पहले 1 तारीख, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तारीख, इस तरीके से हम सारी डेट्स की एंट्री सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएंगे। तो यहाँ से हम जब प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी फायदे वाली बात हो जाएगी। हमें हर चीज को ढूंढने में समय नहीं लगाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी हम हर रिपोर्ट को तैयार कर लेंगे। पहले 7 तारीख का एंट्री कर ली, फिर समय लगा तो 2 की कर ली, फिर याद आया तो 4 की कर ली, फिर याद आया तो 15 की कर ली। नहीं, इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग एक सीक्वेंस वाइज नहीं होती है, सीरियल वाइज होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज होती है, तभी हम उसका एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंस या एडवांटेज, वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में हमने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं, अकाउंटिंग में हमने अपनी सारी सेल रिकॉर्ड की हुई है, अकाउंटिंग में हमने हमारी सारी इनकम रिकॉर्ड की हुई है, तो उससे हमें हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चल जाएगा। बच्चों आपको पता है कि जो बिजनेस हम करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं। लॉस अनफॉर्चुनेटली कई बार हो जाता है जब हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती, तो इसलिए हम ये टर्म को इकट्ठा ही यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो उसका अकाउंट भी एक ही होता है। जाहिर है हम हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट ही हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये 4th पॉइंट है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट अगर आप न्यू हो तो आपको शायद ये समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। बच्चों ये एक स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट्स और एंड कह लो लायबिलिटीज, एसेट्स और भी एंड लायबिलिटीज का हिसाब किताब हमने पूरा रिकॉर्ड किया होता है।
तो हमारी जितनी संपत्तियां हैं, जितनी देनदारियां लायबिलिटीज के फॉर्म में हमने वो उसमें रिकॉर्ड की होती है, और अकाउंटिंग हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। ओके बच्चों, उसके बाद इनेबल कंपैरेटिबिलिटी। अब हम जब बात कर रहे हैं कि हमने हमारे सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट और सिस्टमैटिक तरीके से रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो हमारे लिए एक साल का कंपैरिजन दूसरे साल से करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमें पता पिछले साल की सेल कितनी थी, अगले साल इस साल की सेल कितनी है, या अगले साल की प्रोजेक्टेड कितनी हो सकती है, कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मेरी फर्म की सेल कितनी है, उनकी फर्म की सेल कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, कंपटीटर के खर्चे कितने हैं, ये एक प्रॉपर तरीका होता है। जब सिस्टमैटिक तरीके को सारे अपनाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, कंपेयर करना आसान हो जाता है रिजल्ट्स को। जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो अंडरस्टूड है कि कंपेयर हम बेटरमेंट के लिए करेंगे, तो उसका भी फायदा हमें ही मिलता है कि जहां पे हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है या जहां कोई हमारी कमी आ रही है, हम उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा, हमारे लिए जो अगला पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नेचुरली टैक्स एक वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है जो सरकार को जमा करानी होती है। कब? हमारी परचेज पे, हमारी सेल पे, हमारी इनकम पे। परचेज और सेल पे जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसको जीएसटी बोलते हैं। इनकम पे या जो प्रॉफिट पे जो हमारा टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इनकम टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के टैक्स हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट हो गया जीएसटी। तो वो सारी चीजों के बारे में कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग से। जब हमने सारे प्रॉपर परचेजेस रिकॉर्ड की हुई है, हमने सारी सेल टाइमली रिकॉर्ड की हुई है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की हुई है, तो हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं होगी। एविडेंस इन लीगल मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लीगल मैटर्स में एविडेंस मतलब प्रूफ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम प्रूफ के रूप में लीगल मैटर्स के लिए कोर्ट्स में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमने डबल एंट्री सिस्टम से प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है और वेरीफाई करवाया हुआ है अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अच्छे नहीं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एक एविडेंस के रूप में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं प्रूफ के तौर पे, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट या लीगल मैटर में उसकी जरूरत पड़ती है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी अकाउंटिंग की। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। क्वाइट ऑब्वियस, जब हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की हुई है, हर चीज का पैसे का हिसाब है, हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है, हमें प्रॉपर बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे एसेट या लायबिलिटी से के बारे में पता चल रहा है, तो हमें हमारे बिजनेस की नेटवर्थ भी तो मिल जाएगी। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? हमारी बिजनेस की प्रॉपर वैल्यू, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके एग्जैक्ट हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, टोटल हमारी नेट वैल्यू कितनी आ रही है, वो हम चार्ट कर सकते हैं जब हमें बिजनेस सेल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि हमारा बिजनेस 2 करोड़ का बन रहा है, 4 करोड़ का बन रहा है या 1.5 करोड़ का बन रहा है, तो वो वैल्यू हमें अकाउंटिंग से ही मिलेगी यदि हमने उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया होगा। उसके बाद हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है कि पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस है ना बच्चों, देखो उसमें 2 या 3 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, तो हर बंदा अलग अलग होता है। कुछ बंदे दुकान पे बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ बंदे बाजार में जाके ऑर्डर लेने का काम करते हैं, तो पार्टनरशिप तो ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एक दूसरे पे भरोसा कैसे होता है, वो हम प्रॉपर अकाउंटिंग से, अकाउंट्स में हम जब सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो हमें पार्टनरशिप में अकाउंटिंग चलाने में और बिजनेस चलाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे बड़ी बात यही होती है ट्रस्ट। और ट्रस्ट कहां से आता है? वो आता है जब हमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है अकाउंटिंग का, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो हमें पार्टनरशिप को सालों साल लंबे समय तक चलाने के लिए अकाउंटिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। बच्चों देखो, जब आपने कई बार अपने पेरेंट्स से बात करी होगी या उनसे बात करते हुए सुना होगा, यदि वो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो उनको लोन लेने के लिए 6 महीने की सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उनको सैलरी स्टेटमेंट देने पड़ते हैं उनको। ठीक है जी, और यदि आप बिजनेसमैन फैमिली हो तो आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को बात करते हुए कि
वो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में या बैलेंस शीट के फॉर्म में, ठीक है। 2 या 3 साल ये हर क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग अलग फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, बैंक की या किसी भी और किसी को, हर बैंक की अपनी अपनी अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोन लेने के लिए हमें अगेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही सहारा लेना पड़ता है, और ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा फायदा है कि वो हमें लोन दिलवाने में मदद करते हैं। जब हमने प्रॉपर तरीके से और सही और एक्यूरेट लोन अकाउंट्स मेंटेन किए हैं और प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई करवाया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो वो हमें इजीली लोन रेज करने में मदद करता है। और अब अगर बैंक खुद भी अपना हमारे अकाउंट्स को टेस्ट करना चाहे, चेक करना चाहे और उसको ऑथेंटिकेट करवाना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है, और हमें उसमें कोई एतराज भी नहीं होता, क्योंकि हमने पूरे सही ढंग से उसको अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो हमें किसी चीज से डरने या घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इजीली ज्यादा लोन लेने में हमें बिजनेस में मदद मिलती है। सो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने का मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने आराम से पैसा दिया, तो ठीक है, 2 चीजें हैं, एक कैश और दूसरा आराम, 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुए। और मान लो मैंने बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड कैश, 2 चीजें फिर इन्वॉल्व हुई। और गलती तो किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। हाँ, जब हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो गलती पकड़ना आसान हो जाता है कि मैंने सिर्फ कैश रिसीव वाला दिखा दिया, राम के नाम की एंट्री या राम के अकाउंट में से पैसा माइनस नहीं किया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मैं तो एंट्री दिखा दी, पर गलती से कैश पे करना भूल गया, तो वो डिटेक्ट करने में, उसको गलती को ढूंढने में हमारी मदद करता है अकाउंटिंग, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और फ्रॉड क्या होता है बच्चों, फ्रॉड का मतलब डबल भी होता है, लेकिन डबल एक बहुत टेक्निकल हिंदी वर्ड है जो कि इजीली हमें समझ तो आ जाता है, पर उसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रॉड का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, टू गेट सम अनड्यू एडवांटेज। ओके, तो जब हम जानबूझ के एक तरफा आइटम लिख लें और उसका दूसरा एस्पेक्ट ना रिकॉर्ड करें, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा जाएगा और वो फ्रॉड पकड़े जाते हैं। ये आप टीवी में भी सुनते रहते हो, इधर भी उधर भी, कि फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ेंगे। तो फ्रॉड को पकड़ना और गलती को ढूंढना आसान होता है जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जैसे कि शुरू में भी मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट है जो अभी तक का जितने भी अकाउंटिंग का बेस आपने समझा उसका क्रक्स है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ये 11 पॉइंट अच्छे से समझ ले तो अभी तक की अकाउंटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, समझ आ जाएगी और जल्दी से जल्दी आप चीजों को ग्रैस्प कर लोगे। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको